दोस्तों, मैं डीएन सिंह बोल रहा हूँ। जो लोग अम्बेडकर नामा चैनल देखते हैं, उन्होंने मुझे इस चैनल पर कई बार देखा है। इसके पहले हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसकी खबरें चैनल पर आई थी। उस चैनल के जो लगातार देखने वाले हैं और हमारे जो साथी हैं, वो इस बात से भली-भांति वाकिफ़ हैं कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। रिटायरमेंट 21 में हुआ। 21 के बाद से मैं पेंशन आंदोलन में और किसान आंदोलन में जगह जगह भाग लेता हूँ, गतिविधियों में शामिल रहता हूँ, सामाजिक गतिविधियों में। और उसी गतिविधियों के सिलसिले में हमने ये जनता का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हम लोगों से बात कर रहे हैं। मैं अपना गाड़ी, अपना साधन से ये पब्लिश भी किया और लोगों में बांट भी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों में और यूपी के संपर्क में जो हमारा पेंशन आंदोलन है वहाँ पे और किसान आंदोलन में मैं जुड़ के काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं किसान आंदोलन पर बात करूँगा। कल चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है मेनली, जहाँ से किसानों के बहुत बड़े हिस्से ने आंदोलन में भाग लिया था। और जो आंदोलन चला देश में, उसमें किसानों की भूमिका बहुत ज़्यादा रही थी, हरियाणा की खासकर। तो हम ये जो कल का चुनाव है, 25 मई को दिल्ली और हरियाणा में चुनाव है, साथ में और कुछ सीटों को मिला के 49 सीटों पर चुनाव है। इसमें किसान क्षेत्र शामिल है। मैं कहना चाहता हूँ ये कि जब आप कल वोट डालने जाएंगे तो आप ये याद रखें कि पिछले 2 सालों में किसानों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई और उनके साथ जो जुल्म जातियाँ हुई हैं उनको भूलिएगा नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप किसान अपना फसलों के दाम लेने और उनके मूल की गारंटी लेने दिल्ली आना चाहते थे, तो दिल्ली की सड़कों पे आने से रोका ही गया, कीलें भी ठोकी गई, सड़कों में गड्ढे बनाए गए, पुलिस बल इस्तेमाल किया गया, लोगों पर बौछारें मारी गई, गोलियां भी चलाई गई और लाठी भी। इसको भूलना नहीं है। और ये याद रखना है कि 13 महीना में 750 किसान शहीद हुए, जिनका अपना कोई निजी काम ना था। उनका जो लड़ाई में जीवन गया वो सभी किसान समाज के लिए गया है। इसको सारे किसानों को याद रखना है। साथ में लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, वो तो इतिहास में भी ऐसी दर्दनाक घटनाएं नहीं है कि जो लोग अपना कोई मांग रखने गए हों तो वहाँ का मंत्री या नेता उसके ऊपर से गाड़ियाँ उतार दे। ऐसा तो जलियांवाला बाग में भी नहीं हुआ था। तो ये घटना को आप लोग अगर भूल जाते हैं तो मैं आपको इंसानियत के दायरे में नहीं मानता। किसानों ने जो कुछ भी किया वो सब संविधान के दायरे में था। शांतिपूर्ण आंदोलन था, कोई आगजनी नहीं हुई, कोई लूट मार कभी नहीं हुई, किसी भी एक दुकानदार को भी लूटा नहीं गया। लेकिन सरकार ने उनके साथ जो कुछ किया वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी था। उनमें गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई। प्रदर्शन पर लाठी चलाने का, गोली चलाने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी, जिसके ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी बनाम सारा देश हो रखा है, वो मोदी जी कभी किसानों के 700 किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोले। लखीमपुर की घटना पर उन्होंने कोई दुख व्यक्त नहीं किया। और जो मिस्टर टैनी गृह राज्य मंत्री थे, उनको उन्होंने उस पद से नहीं हटाया, साथ में उनको दोबारा से टिकट भी दिया। जो ब्रजभूषण का केस है वो भी ऐसा ही केस है। वो भी किसानों की बेटियां थी जो किसान पहलवान आंदोलन में लड़ी, उनका कोई गलती ना थी। उनकी जो उत्पीड़न हुआ या मानसिक कष्ट हुआ, उसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री से की और मोदी जी ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन नहीं हुई। फिर वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि FIR दर्ज करो, उसकी जांच करो, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वो लड़कियां जंतर मंतर में बैठ गईं और उस पर बात सुनने की बजाय, प्रधानमंत्री ने वहाँ जाके बच्चों को समझाने की बजाय पुलिस बल से उनका पिटाई कराई और सिपाहियों से वो देश का जो गौरव बढ़ाने वाली लड़कियाँ मेडल लाई थी। सोने के मेडल लाना कोई आसान काम नहीं होता है। उनके घर परिवार का पूरा खपता है तब जाके वो मेडल आते हैं। उनकी भी इतनी बेइज्जती की गई जिसे देख के पूरा देश रोया, लेकिन मोदी जी की आंख में आंसू नहीं आए और ना ही उनको कोई ऐसा लगा कि कोई जुल्म हो रहा है। इसका दर्द भी आपके उसमें है, मेरे जहन में भी है। इसीलिए मैं आपको ये याद दिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि किसानों को जुल्म याद रखिएगा। उन लड़कियों के साथ जो जाती हुई थी, अपनी बेटियाँ हैं, उनका भी जुल्म याद रखिएगा। हरियाणा इससे ताल्लुक़ रखता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ गेम्स में बहुत जोर है।
गांव में अखाड़े हैं और मेहनत करके लोग अपने बच्चों को खेलों में ला रहे हैं। तो हरियाणा के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब वोट डाले कल को तो याद रखें कि जंतर मंतर पे क्या किया इन्होंने, और ये भी याद रखें कि जो लोगों को मारा किसानों को लखीमपुर खीरी में, हरियाणा बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, और आज भी जो पंजाब के बॉर्डर पे इन्होंने घटना की है उसको यूएनओ में कंडम किया गया, बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। कल जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरा आपसे बहुत दिल से निवेदन है कि आप इस चीज़ को याद रखें कि किसानों का अपमान करने वाली सरकार दिल्ली में नहीं रहेगी। दिल्ली में घुसने देने वाली, जो सरकार को घुसने नहीं दिया दिल्ली में, वो दिल्ली में सरकार नहीं रहेगी। जो लड़कियों की इस तरीके से बेइज्जती किए हैं वो सरकार दिल्ली में नहीं रहेगी। ये सोच के आप वोट दीजिएगा। इंडिया गठबंधन को वोट देने को कह रहा हूँ मैं। किसान आंदोलन और ये महिलाओं के आंदोलन के साथ साथ मैं आप लोगों को एक यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि देश में एक आंदोलन चल रहा है, पेंशन का आंदोलन। पेंशन पूरा जीवन आदमी काम करेगा, नौकरी करेगा, पब्लिक सेवा में लगाएगा और उसको पेंशन का हक नहीं होगा। इससे ज़्यादा अन्याय की कोई बात नहीं हो सकती। मैंने भी नौकरी की है, मुझे पेंशन मिलती है, उसी के बूते में सब जगह घूमता हूँ, सम्मानजनक जीवन जीता हूँ। ये अधिकार सबको मिलना चाहिए और ये अधिकार ये कोई किसी का वो नहीं है एहसान, ये संवैधानिक अधिकार है। पेंशन डेफर्ड पेमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये बात कि पेंशन कोई भिक्षा नहीं है, ये डेफर्ड पेमेंट हमारे सैलरी का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेंशन हर कर्मचारी का हक है और उसको मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2004 में पेंशन को एनपीएस करके एक नया योजना लाए जो पेंशन है ही नहीं। वो सर्विस सेक्टर से पैसा निकाल के उसको लगाना उसमें शेयर मार्केट में, कंपल्सरी मार्केट करा दिया उसका, और उसमें अगर घाटा हो जाएगा तो कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। और वो घाटा हो चुका, करोड़ों रुपए खा चुके हैं लोग। इसलिए पेंशन का पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। पिछले साल जून में 1 जून से लेके और 28 जून तक एक आंदोलन हुआ था, एक यात्रा हुई, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। चंपारण से शुरू हुई थी यात्रा और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों से होती हुई उत्तराखंड गई, उत्तराखंड से फिर यूपी में होती हुए मध्य प्रदेश से नासिक तक गई और दिल्ली में राजघाट पर उसकी समाप्ति हुई 30 जून को। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को रैली की रामलीला मैदान में, मैं उसका व्यवस्थापक था। वो रैली रामलीला मैदान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई। उसमें 8-10 लाख से भी ज़्यादा किसान मजदूरों ने भाग लिया, कर्मचारियों ने पूरे देश भर के कोने कोने से, और सबने माना कि ये रैली अब तक के इस रामलीला मैदान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली है। लेकिन देश की लोकतांत्रिक सरकार को उसका इज्जत करना चाहिए था, वो नहीं किया और कर्मचारियों से कोई भी प्रतिनिधि सरकार का नहीं मिला। अल्टीमेटली किसानों ने, कर्मचारियों ने और शपथ ली कि जो सरकार हमारा पेंशन नहीं देगी हम उसे वोट नहीं देंगे, जो पेंशन बहाल करेगी उसे हम बहाल करेंगे। इस शपथ की वीडियो मैं आपको दिखा। ये शपथ लेता हूँ मैं केवल उसी पार्टी को वोट दूंगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। मैं आपका ध्यान सभी पूरे भारतवासियों का भी और पूरी दुनिया का इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये कौन सा तरीका है कि जो नेता हैं वो तो शपथ लेते ही पेंशन का हकदार बन जाएगा, जबकि पेंशन किन्हीं सेवाओं के बदले में दी जाती है। शपथ लेने से पेंशन का हक नहीं बनना जाना चाहिए। लेकिन ये जो एनपीएस योजना है उसमें कर्मचारी को तो अगर दुर्घटना हो जाए तो पेंशन का अधिकार है ही नहीं, फैमिली पेंशन का अधिकार है ही नहीं। जो रिटायरमेंट के बाद में जैसे मुझे मिलता है हेल्थ सेवाएं, हेल्थ कार्ड है फ्री, ये सुविधाएं एनपीएस में नहीं हैं। लेकिन जो नेता हैं वो एक पद पे अगर शपथ ले लेंगे तो 1 पेंशन, 2 शपथ ले लेंगे 2 पेंशन, 3 शपथ ले लेंगे तो 3 पेंशन। प्रकाश सिंह बादल को 6 पेंशन मिलता था, मोदी जी भी 3 ले रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने ख़त्म किया था, पूरा जीवन पेंशन लिया। तो जो ये एक वर्ग बना दिया है नेताओं का वर्ग, जो उसको कुछ भी मिलेगा, तो ये सब चीज़ें न्याय संगत नहीं है। देश को इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जो आदमी पूरा जीवन काम करेगा उसे पेंशन मिलना चाहिए और एक आदमी को केवल एक ही पेंशन मिलना चाहिए। तो मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि जो लोग पेंशन के
हकदार कर्मचारी हैं, एनपीएस में पीड़ित हैं, वो भी ये बात को याद रखें कि जब उनका रिटायरमेंट का आखिरी महीना आएगा, जब रिटायर हो जाएंगे, नेक्स्ट महीना में पेंशन नहीं आएगी, उसमें वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये बात को ध्यान में रखें। कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं आएगी। रोटी मिलेगी पेंशन से, सम्मान बचेगा पेंशन से। इसलिए कल जब वोट डालने जाएं तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो पेंशन बहाल कर रहे हैं उनको वोट देना है। और मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करता कि जब तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, पेंशन मिलती थी, सभी को मिली, कोई कभी क्वेश्चन भी नहीं उठा। 2 युद्ध लड़े देश ने और दुनिया भर का विकास हुआ, कभी भी वो उसको भार किसी ने नहीं बताया। एक केवल भाजपा सरकार है जो उसको भार बताती है और अभी भी भार बता रही है और पेंशन को लागू होने नहीं दे रही। इसलिए मैं खुले तरीके से कहना चाहता हूँ कि जितने भी एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हैं, सारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को वोट दे, जो साथ में अलायंस में पार्टियाँ उनको वोट दे। मेरा यही कहना है। साथ में मैं एक भी और याद दिलाना चाहता हूँ घटनाएँ। देश में, समाज में, सभी हिस्सा में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की जाति बिरादरियों का किस्सा हमारे समाज में है, जो हालांकि ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन दलित समाज का भी मैं जिक्र करूँगा। क्या कभी आपने सुना है किसी भी दौर में किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया जाए और उसकी डेड बॉडी का भी अंतिम संस्कार उसके घर परिवार को करने नहीं दिया जाए? क्या इससे बड़ा कोई अन्याय हो सकता है? अंतिम संस्कार का अधिकार तो मतलब इसमें कोई भी आदमी दुनिया का इसको सही नहीं ठहरा सकता। हाथरस की घटना में याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, जब वो लड़की का अंतिम संस्कार भी पुलिस नहीं कर दिया और उनके घर वाले चीखते रहे। तो जो लोग इस दर्द को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि जो हमारा देश में जब आज़ादी हुई तो दलितों को कुछ नहीं मिला था सिवाय इसके कि आरक्षण और बराबरी का वोट का, बराबर वैल्यू का वोट, 2 ही चीज़ मिला। उन दोनों चीज़ों को, एक को लाठी से छीने जा रहा है और एक को ईवीएम से। आरक्षण समाप्त, संविधान समाप्त, जिंदा रहने का, इज्जत से जिंदा रहने का अधिकार समाप्त, तो फिर आदमी करेगा क्या? इसलिए ये जो चुनाव है वो जीवन मरण का चुनाव है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप वोट डालने जाएं तो ध्यान रखें कि वोट देने का अधिकार हमारा बहुत कुर्बानी से मिला था और जो बराबरी का अधिकार है, इज्जत का अधिकार है, वो संविधान की सबसे बड़ी धरोहर है। इसे हमें बचाना है। इसके लिए आप इंडिया गठबंधन को वोट दें। मेरी आपसे यही अपील है और मैं समझता हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे। धन्यवाद। मेरे घर का, मेरे जात का, मेरा रिश्तेदार कोई भी अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा, उसको हम लोग हरवाएंगे, उसको वोट नहीं देंगे, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। मेरा भाई भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, उसको हरवाएंगे। बोलिए कि मैं सत्य और निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं। दिखाओ भाई, विजुअल दिखाओ। हजारों लोगों ने शपथ लिया है बीजेपी को हरवाएंगे। अब आपके जात का, घर का कोई भी आदमी अगर बीजेपी से उम्मीदवारी करता है, उस दिन टेस्ट करूंगा कि जात के नाम पर वोट दिए या विचारधारा के नाम पर वोट दिए। टेस्टिंग होगा, शपथ दिलवाना जरूरी है।